नमस्कार। साइकोलॉजी की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी 11th क्लास का चैप्टर 8 देख रहे हैं, ठीक है, जो कि है चिंतन, थिंकिंग। तो इसमें हम थिंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट जो डेफिनेशन है यहाँ, चिंतन का स्वरूप, नेचर ऑफ थिंकिंग। तो इसका क्या स्वरूप रहेगा? चिंतन या सोचना एक उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया है जो सभी मनुष्यों में पाई जाती है, ठीक है। यह एक छिपी हुई कवट मानसिक गतिविधि है जिसे बाहर से सीधे नहीं देखा जा सकता, लेकिन व्यवहार के माध्यम से इसका अनुमान लगाया जा सकता है किसकी क्या थिंकिंग है। जब वो जैसा जिसका बिहेवियर रहता है, व्यवहार रहता है, तो उसके बिहेवियर से हम, ठीक है, पता करते हैं कि इसकी जो थिंकिंग है इस प्रकार की है। लेकिन ये हम थिंकिंग को बाहर से नहीं देख सकते, क्योंकि सबके अपने मन के अंदर थिंकिंग रहती है। सब सोच विचार मन, ठीक है, अपने मन ही मन अंदर ही अंदर करते रहते हैं। तो इसकी परिभाषा यहाँ है, चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है, मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम अपने आसपास के वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का हेर फेर, मैनिपुलेशन और विश्लेषण करते हैं। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही होती है उसके बारे में हमारे, ठीक है, हम वो चीज़ें ग्रहण करते हैं और हमारी जो मेंटल प्रोसेस है वो फिर चलते रहता है दिमाग में, उसका हम विश्लेषण करते रहते हैं उन चीज़ों का। तो दूसरा हम देखेंगे यहाँ, लक्ष्य और निर्देश, इसका गोल और ये डायरेक्टेड कैसे होते हैं, ठीक है, इसके लक्ष्य और निर्देशित कैसे होते हैं। ये चिंतन हमेशा किसी न किसी उद्देश्य या समस्या के समाधान के लिए शुरू होता है, ठीक है। यह बिना किसी वजह के नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचते हैं कि आपका प्लानिंग रहता है, फ्यूचर प्लानिंग रहता है। आपका 11th हो गया, 12th होगा, 12th के बाद आपने क्या करना है, ठीक, इस बारे में आपका भविष्य की जो प्लानिंग्स वगैरह है इसके बारे में चिंतन होता है। आपका जो लक्ष्य है, उद्देश्य, आपका क्या एम है, तो उस एम को अचीव करने के लिए आपको किस तरह की एक पहले से अपना प्रोसेस बनाना पड़ेगा, किस तरह से अचीव करना है, वो सारी चीज़ें चिंतन में आती है। तो आंतरिक प्रस्तुतिकरण एक रहता है। चिंतन करते समय हमारे दिमाग में वास्तविक वस्तुएं नहीं होती, बल्कि उन वस्तुओं की मानसिक छवियों का प्रतीक होती है, ठीक है। हम जो पाना चाहते हैं उनकी एक मानसिक छवि, एक हमारे दिमाग में उसका एक फ़ोटो बनता है, ठीक है, उन वस्तुओं का एक प्रतीक हम तैयार करते हैं। तो इस अनुसार हम चिंतन करते रहते हैं। सेकंड नंबर यहाँ, चिंतन के निर्माणक तत्व या आधारभूत खंड, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग। क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए इसके, हम देखेंगे। हमारा दिमाग जब भी कोई चिंतन करता है तो वह मुख्य रूप से दो चीज़ों का उपयोग करता है। मानसिक प्रतिमा, मेंटल इमेज, जब कोई वस्तु या घटना हमारे सामने मौजूद नहीं होती फिर भी हम अपने दिमाग में उसकी एक तस्वीर या छवि बना लेते हैं, तो उसे मानसिक प्रतिमा कहते हैं, ठीक है, मेंटल इमेज कहते हैं। जैसे आंखें बंद करके ताजमहल या अपने घर के मुख्य दरवाजे की कल्पना करना, या फिर आप किसी की भी कल्पना करते हैं तो आपके दिमाग में उसकी इमेज बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे सत्य, ठीक है, संप्रत्यय या अवधारणा, कॉन्सेप्ट भी बनता। वह वस्तुओं, विचारों या घटनाओं का एक मानसिक वर्ग, कैटेगरी होता है जो उनके समान गुणों पर आधारित होता है, ठीक है। संप्रत्यय हमारे चिंतन को आसान बनाते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ को अलग से याद नहीं रखना पड़ता है, ठीक है। एक कोई घटना है, ठीक है, तो हमने उसी तरह की पहले भी कोई घटना देखी है, तो वो दोनों जो दूसरी बार जो घटना हुई है हम उसको पहली घटना से याद करके अपने दिमाग में रखते हैं, उसको बोलते हैं संप्रत्यय या अवधारणा, ठीक है। जो हम मानते, कॉन्सेप्ट जो रहता है हमारा, वो कहीं किसी चीज़ से हम रिलेट करके याद रखना, ठीक है, उसको इस तरह से हमारा जो है, हमारी थिंकिंग है वो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए, फल एक संप्रत्यय है। जैसे हम फल कहते हैं तो हमारे दिमाग में सेब, आम, केला आदि सामान्य श्रेणी के हम पहले ही हम फल है, ठीक है। तो इसके फल में क्या आता है, संप्रत्यय। इसका क्या, फल में हम फ्रूट्स बहुत सारे, जैसे एप्पल हो गया,
आम है, केला है, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में एकदम से बननी शुरू। हम बोले कि फ्रूट्स लाने हैं तो हम सोचेंगे केला लाना है, आम लाना है, ठीक है। तो इस तरह से संप्रत्यय रहेगा। आधे रूप, ठीक है, ये हमारा थर्ड रहेगा। आधे रूप होता है प्रोटोटाइप, किसी संप्रत्यय या कैटेगरी का जो सबसे उत्तम या सबसे पहला उदाहरण हमारे दिमाग में आता है उसे आद्य रूप कहते हैं। जैसे पक्षी सुनते ही अधिकांश लोगों के दिमाग में चील, कौवे के बजाय गौरैया या कबूतर की छवि आती है। हम पक्षी बोलते तो कबूतर आएगा, ठीक है। और जैसे कि आप हम फ्रूट्स कहेंगे, जो आपका पसंदीदा फ्रूट होगा वो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा, ठीक है। मान लो मुझे आम पसंद है तो मैं सबसे पहले फ्रूट में आम ही आता है। या मौसम के हिसाब से रहेगा, सर्दियों में आपको मौसमी, आपके अंगूर, मौसमी या फिर आपकी ऑरेंज रहते हैं, तो सर्दी में आपके दिमाग में सबसे पहले फ्रूट्स तो ऑरेंज आएगा। या फिर आप वो डेली एक फ्रूट सुबह ले रहे हो या फिर केले रोज़ खाते हो तो आपका फ्रूट में केला आपके दिमाग में आएगा, तो वो आद्य रूप हुआ, ठीक है। प्रोटोटाइप जो सबसे पहले जो आपके दिमाग में संप्रत्यय आता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे थर्ड रहेगा चिंतन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। किस तरह से प्रोसेस होती है ये? तो चिंतन के अंतर्गत कई तरह की मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती है, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित है। समस्या समाधान, जब हम किसी लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता तुरंत समझ नहीं आता तो उस स्थिति को समस्या कहते हैं, ठीक है। इस उस बाधा को दूर करने की प्रक्रिया को ही समस्या समाधान की मुख्य इस विधियाँ इस प्रकार से है। मान लो कोई भी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही है, लक्ष्य तक पहुंचने में जो हमें, ठीक है, रोक रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉब्लम कहते हैं, समस्या कहते हैं। तो प्रॉब्लम को उसको सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक रहेंगे उसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहेंगे। तो इसकी निम्नलिखित विधियाँ है। साधन साध्य विश्लेषण, ठीक है। मीन्स एंड्स एनालिसिस। तो मीन्स एंड्स एनालिसिस में क्या करेंगे? इसमें व्यक्ति अपने वर्तमान स्थिति और अपने अंतिम लक्ष्य के बीच के अंतर को देखता है और उस अंतर को कम करने के लिए समस्या को छोटे छोटे उपलक्ष्यों में बांट लेता है, ठीक है। इसमें जो व्यक्ति है वो अपनी जो वर्तमान स्थिति है, ठीक है, और अपने अंतिम लक्ष्य के बीच के अंतर को देखता है और उसे कम करने के लिए समस्या के छोटे छोटे उपकरण लक्ष्य को बांट देता है। फॉर एग्जाम्पल आपका फाइनल एग्ज़ाम दिसंबर में है, ठीक है। तो आपका अभी अक्टूबर चला है, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आपका अभी रिवीजन नहीं हुआ है, तो आपका फाइनल एम है आपका दिसंबर में एग्ज़ाम, ठीक है, और उसमें अच्छे मार्क्स लाना। तो उसके लिए आप छोटी छोटी चीज़ें देखिए कि क्या चीज़ें, किस तरह से आपने अपना टाइम टेबल बनाना है और कौन सी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उनको, जो आपका कौन सी समस्याएं आपको आ रही है, क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, क्यों समझ नहीं आ रही है, इन सब के लिए एक आप अच्छे से पैटर्न बनाएंगे, कौन सी चीज़ कहाँ से समझनी है हर चीज़ के लिए। तो उसको क्या कहेंगे यहाँ पे? हम समस्या समाधान साध्य विश्लेषण कहेंगे, मीन्स एंड्स एनालिसिस कहेंगे। तो दूसरा हमारा है यहाँ एल्गोरिदम यह समस्या समाधान की एक ऐसी विधि है जिसमें किसी काम को करने के तयशुदा नियम या कदम होते हैं। यदि आप इन कदमों का सही से पालन करते हैं तो उत्तर मिलना बिल्कुल पक्का गारंटीड होता है। जैसे गणित के सूत्रों का उपयोग करना, ठीक है, आपका गणित का पेपर है तो उसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए एल्गोरिदम्स पहले से है, आपको सिर्फ वो सूत्र याद करने हैं, ठीक है। वो आपको याद करने हैं सूत्र, उसके बाद आपका जो है आपका आंसर है वो भी सही होगा, ठीक है। तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका अन्वेषणात्मक विधि का ह्यूरिस्टिक, ठीक है। ह्यूरिस्टिक्स क्या है? इससे अंगूठे का नियम, रूल ऑफ थंब भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना है रूल ऑफ थंब किसे कहते हैं? ह्यूरिस्टिक्स को, जो, ठीक है, या फिर अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक्स।
इसमें समस्या समाधान के लिए कोई पक्का नियम नहीं होता, बल्कि हम अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर एक अनुमान लगाते हैं। इसमें समय कम लगता है, लेकिन उत्तर सही होने की गारंटी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी गेम खेलते हो, अगर आपको पहले से पता है कि ये गेम इस तरह से खेला जाता है और इस तरह से इसमें हम लोग अच्छे से, ठीक है, प्रदर्शन कर सकते हैं, तो आप उसी तरह से उसको खेलना पसंद कर, उसी टेक्निक को खेलेंगे जो आप पहले से जानते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें हो सकता है आप पास भी हो, गारंटी नहीं होती है कि हाँ, अगर आप उसमें आपका सही है तो आप उसमें आपका अच्छा प्रदर्शन भी हो सकता है, उसका पॉजिटिव प्रदर्शन का पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसको हम ह्यूरिस्टिक या अंगूठे का नियम कहते हैं, ठीक है। प्रयास एवं त्रुटि विधि होता है, एक ट्रायल एंड एरर होता है। इसमें व्यक्ति बिना किसी निश्चित योजना के तब तक अलग अलग तरीके आजमाता रहता है जब तक कि अचानक से समाधान ना मिल जाए, ठीक है। कोई भी हमारी समस्या है, हम उसको हल करने के लिए कई तरह से प्रयास करते हैं, तो जब तक हमें ये नहीं लगता है कि ये इसका सही, ठीक है, तरीके से इसका समाधान है, तब तक हम उसे प्रयास करते रहते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर उसे कहते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो है निर्णय लेना और निर्णय करना, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। रीजनिंग में हम देखेंगे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रमाणों और तर्कों का उपयोग करना तर्कना कहलाता है, ठीक है। तर्कना डिसीजन मेकिंग कहलाता है। यह दो प्रकार की होती है, एक होती है निगमनात्मक तर्कना, जिसको हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इसमें हम सामान्य नियमों का सिद्धांत से शुरू करते हैं, जैसे कि किसी विशिष्ट स्पेसिफिक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यदि सामान्य नियम सही है तो निष्कर्ष भी हमेशा सही होगा। जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, राम एक मनुष्य है इसीलिए राम भी एक मरणशील है। इस तरह की रीजनिंग जो होती है इसको निगमनात्मक कहते हैं, ठीक है। तो अगला है आगमनात्मक तर्कना, इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें हम विशिष्ट तथ्यों का उदाहरणों को देखकर एक सामान्य नियम या सिद्धांत बनाते हैं। इसमें निष्कर्ष के सही होने की संभावना होती है, लेकिन यह पूरी तरह पक्का नहीं होता। जैसे मैंने जितने भी कौवे देखे वे काले थे, इसलिए दुनिया में सभी कौवे काले होते हैं, ठीक है। तो आज तक हमने जितने भी कौवे देखे वो काले हैं, इसलिए दुनिया में सारे कौवे काले हैं। देखिए, हम ये पक्का नहीं हो सकता, ये संभावना है ये एक, ठीक है। तो हो सकता है सारे काले ही हो, लेकिन कोई नीले भी हो सकते हैं, तो एक संभावना है। इसको इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। निर्णय करना, ठीक है, सबसे पहले हमारा तर्कना था। दूसरा निर्णय, डिसीजन मेकिंग। हमारे सामने मौजूद कई सारे ऑप्शंस में से किसी एक सबसे अच्छे ऑप्शन को चुनना निर्णय करना कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आप 10th में थे, 10th से आप 11th में आए, आपके पास अलग अलग स्ट्रीम रहता है, आपके पास मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स एंड आपके पास कॉमर्स रहता है। और इसके अलावा आप देखोगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में आपको रुचि है, उस अनुसार आपके ऑप्शन रहेंगे और अपनी रुचि के अनुसार आप एक निर्णय लेते हैं, डिसीज़न लेते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट चुनना है। तो इसको डिसीज़न मेकिंग कहते हैं। यह भी एक निर्णय लेना या निर्णय करना जो है रीजनिंग एंड डिसीज़न मेकिंग में आता है। हम इसका फोर्थ देखेंगे, समस्या समाधान में आने वाली बाधाएं, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्या समस्या, जब हम समस्या का समाधान करते हैं उसमें क्या बाधाएं आती हैं। कई बार हमारे दिमाग के कुछ पुराने डरे हमें किसी किसी समस्या का नया और बेहतर समाधान सोचने से रोकते हैं। इन्हें चिंतन की बाधाएं कहते हैं, ठीक है। तो मानसिक विन्यास यहाँ देखेंगे हम, जब हम किसी समस्या को हल करने के लिए बार बार उसी पुराने तरीके का उपयोग करते हैं जिससे हमने पहले कोई समस्या हल की थी, तो उसे मानसिक विन्यास कहते हैं। यह हमें समस्या को किसी नए नज़रिए से देखने नहीं देता है।
ठीक है, मान लो हम कोई स्टूडेंट है, पढ़ने में वो वीक है, तो हम हमेशा उससे रट्टा मरवाते हैं, बचपन से छोटे से बच्चे से रट्टा मरवाते हैं कि हाँ याद करो याद करो। तो अगर हम जब वो 5th क्लास में तो रट्टा मरा रहे हैं, 6th में, 7th में, 8th में, अगर हमेशा हम ऐसा ही करेंगे तो बच्चा कभी भी वो जो चीज़ों को है, ठीक है, वो टॉपिक को है, वो उसके पीछे क्या कारण है, समझ है, वो नहीं समझ पाएगा, ठीक है, उसके अंदर समझ विकसित नहीं होगी। तो अगर हम ये देखते हैं कि बच्चा रट के ज़्यादा अच्छे से याद करता है तो उसको रटाना ही हम रटाते ही रहेंगे, और उसको कभी भी उसके पीछे का जो मेन टॉपिक है, टॉपिक का मेन उद्देश्य क्या है वो नहीं समझाएंगे तो उसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इस अनुसार यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि इस तरह से अगर हम बच्चे को मानसिक जो विन्यास है, अब जो धारणाएं है वही चलती आ रही है, अगर मेंटल सेट उसका वही चलता आ रहा है तो नज़रिया उस पर बदल ही नहीं पाएंगे हम उसके नज़रिए को, ठीक है। तो सेकंड है हमारा प्रकार्यात्मक स्थिरता, ठीक है, फंक्शनल फिक्स्डनेस। तो इसमें रहते हैं, यह मानसिक विन्यास का ही एक रूप है। इसमें हम किसी वस्तु को केवल उसी कार्यों के लिए उपयोगी देख पाते हैं जिसके लिए वह बनी है। हम उसका कोई नया या अनोखा उपयोग नहीं सोच पाते, जैसे हथौड़ी न मिलने पर सिक्के या भारी स्केल का उपयोग कील ठोकने के लिए ना सोच पाना, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अगर हम भारी स्केल का उपयोग नहीं करते तो कील वगैरह ठोकने के लिए क्या है, हम हमेशा क्या सोचते हैं, हथौड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और हथौड़ी नहीं है तो हम सोच ही नहीं पाते कील ठोकने के लिए उसके अलावा, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे कील ठोक सके, लेकिन इसमें क्या रहता है, तो हम देखते हैं कि जो हमारा हथौड़ी है वो सिर्फ कील ठोकने के लिए, इसके अलावा हम इसका कोई उपयोग समझते ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रकार्यात्मक स्थिरता होती है। अभिप्रेरण की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन, यदि व्यक्ति में समस्या को हल करने की इच्छा या मोटिवेशन ही नहीं होगा तो वो जल्दी हार मान जाएगा और उसका चिंतन आगे नहीं बढ़ पाएगा, सोचेगा ही नहीं। फिर अपना सृजनात्मक चिंतन क्या होता है, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। तो सृजनात्मक या रचनात्मक का मतलब है कुछ ऐसा सोचना या बनाना जो बिल्कुल नया, ओरिजिनल या अनोखा और समाज के लिए उपयोगी हो। तो यहाँ अभी सारी चिंतन सबसे पहले आएगा, ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो रहता है, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार इस चिंतन में किसी समस्या का केवल एक ही सही उत्तर होता है और हमारा दिमाग चारों तरफ से सिमटकर उसी एक बिंदु पर आकर रुकता है, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न, गणित के सवाल। यह ठीक है सृजनात्मक का हिस्सा नहीं है, ठीक है, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न या गणित के सवाल वगैरह ये सृजनात्मक का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। इसमें का हिस्सा है जो हम अपनी चीज़ से सृजन करते हैं, अपने दिमाग से कोई समस्या आती है उसका हल ढूंढते हैं और उसका हम सृजन करते हैं, वो उसको सृजनात्मक चिंतन कहता है, ठीक है। और अपसारी चिंतन होता है यहाँ पे डाइवर्जेंट और थिंकिंग। इसमें व्यक्ति किसी एक समस्या के कई सारे अलग अलग और अनोखे समाधान सोच सकता है। हमारा दिमाग एक बिंदु से शुरू होकर अलग अलग दिशाओं में फैलता है, इसे ही सृजनात्मक चिंतन का मुख्य आधार माना जाता है, ठीक है। तो अगला है हमारा सृजनात्मक चिंतन के चरण। तो स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, क्या स्टेजेस है यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग के। ग्राहम जोवाल्स के अनुसार है कि रचनात्मक विचार अचानक नहीं आते, जो क्रिएटिव थॉट है हमारे वो एकदम से नहीं आते, बल्कि वे 4 चरणों से होकर गुजरते हैं। कैसे, पहले सबसे पहले हम प्रेपरेशन करते हैं, तैयारी। इस चरण में व्यक्ति समस्या को समझता है, उससे जुड़े तथ्य और जानकारियों को इकट्ठा करता है, ठीक है। फिर उद्भावन या सेवन होता है, इसके बाद इनक्यूबेटेशन होता है। तो इस चरण में
व्यक्ति सचेत रूप से समस्या के बारे में सोचना बंद कर देता है और दूसरे कामों में लग जाता है, लेकिन उसका अचेतन मन, जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो पृष्ठभूमि में उस समस्या पर काम करता रहता है। फिर है प्रदीप्ति या अंतर्दृष्टि। यह वह क्षण होता है जब अचानक व्यक्ति के दिमाग में समस्या का अनोखा समाधान कौन जाता है। इसे आह अनुभव या सुरेखा क्षण भी कहते हैं। सत्यापन, ठीक है, यहाँ पे वेरिफिकेशन देखेंगे हम। इस अंतिम चरण में वह व्यक्ति यह जांच करता है कि जो विचार उसके दिमाग में आया है वह सच में काम का और व्यवहारिक है या नहीं है, कि ऐसे ही आया। तो वेरिफिकेशन हमेशा करता है इसमें। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग है। सबसे पहले प्रेपरेशन रहता है, ठीक है, इंक्यूबेशन रहता है, उसके बाद इल्यूमिनेशन रहता है, ठीक है, और उसके बाद वेरिफिकेशन रहता है, ठीक। तो इसके बाद हमारा चिंतन और भाषा, ये टॉपिक 6 रहेगा यहाँ पे, थिंकिंग ऑफ लैंग्वेज। तो किस तरह से चिंतन और भाषा, ठीक है, हमारा जो थिंकिंग है, जो हमारी थॉट है, और जो लैंग्वेज है, इसमें देखिए क्या संबंध है। तो इन दोनों में एक बहुत गहरा संबंध है। मनोवैज्ञानिकों के बीच इस बात को लेकर लंबा विवाद रहा है कि पहले विचार आता है या भाषा आती है। हम किसी भाषा में ही सोचते हैं ना। इससे जुड़े मुख्य दृष्टिकोण निम्नलिखित है, ठीक है, जो बेंजामिन ली वाहे का दृष्टिकोण है, ठीक है, भाषण सापेक्षता उपकल्पना। तो लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस है, ये बेंजामिन ली वाहफ ने दिया था। बेंजामिन ने क्या दिया था, ठीक है, इस भाषाई सापेक्षता उपकल्पना, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस, ठीक है। तो वाहफ का मानना था कि हमारी भाषा यह तय करती है कि हम दुनिया को कैसे देखेंगे और कैसे सोचेंगे, यानी भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। किसके अनुसार? बेंजामिन वाहफ के अनुसार भाषा जो है हमारी थिंकिंग को निर्धारित करती है। जैसे एस्किमो लोगों के पास बर्फ़ के लिए कई अलग अलग शब्द होते हैं, इसलिए वे बर्फ़ को हम से बेहतर और अलग तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा है जीन पियाजे का दृष्टिकोण। जो जीन पियाजे, उन्होंने क्या बताया था? जीन पियाजे के अनुसार चिंतन या विचार पहले आता है। यहाँ पे क्या पहले आता है? चिंतन या विचार पहले आता है और भाषा उसके बाद आती है। उनके अनुसार बच्चा दुनिया को पहले अपने मानसिक स्कीमा से समझता है और बाद में उन चीज़ों को व्यक्त करने के लिए भाषा सीखता है। सबसे पहले वो देखता है चीज़ें, ये चीज़ कैसी है, याद करता है ऐसी चीज़ें, फिर उसके बाद वो भाषा सीखता है कि इसके लिए पर्टिकुलर नाम है। तो भाषा केवल विचारों को व्यक्त करने का एक साधन है, ठीक है। इनके अनुसार ये है, क्या है भाषा? क्या है? सिर्फ विचारों को व्यक्त करने के लिए एक साधन है, ठीक है। तो उसके बाद है, बल्कि भाषा से विचार नहीं आते, ठीक है, विचार से भाषा बनती है। उसके बाद है हमारा लेव वाइगोत्स्की का दृष्टिकोण। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में भाषा और चिंतन शुरुआत में दो अलग अलग गतिविधियां होती है। तो बच्चे के बीच में भाषा और चिंतन, थिंकिंग है, वो दोनों अलग अलग गतिविधियां होती है। लगभग 2 साल की उम्र के आसपास ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद भाषा विचारों को दिशा देने लगती है और बच्चा अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए खुद से बातें करना लगता है, जिसे आंतरिक भाषण, इनर स्पीच या निजी वाक कहा जाता है, ठीक है। तो भाषा का स्वरूप और विकास, नेचर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है जो प्रतीकों, ध्वनियों और नियमों की एक व्यवस्था पर आधारित है, ठीक है। भाषा क्या है? जो हमारे थॉट्स है, ठीक है, तो इसका जो आदान प्रदान करता है, विचारों का जो आदान प्रदान है, कम्युनिकेशन है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है ये, ठीक है। तो इसकी ध्वनि और नियमों का व्यवस्था पर आधारित करना भाषा कहलाता है। तो उसको भाषा की बुनियादी इकाइयाँ क्या है?
सबसे पहले यहाँ पे फोनीम, जिसको ध्वनि ग्राम कहते हैं, ठीक है, तो फोनिक्स भी बोलते हैं। फोनीम में क्या आता है, यह किसी भाषा की ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, जैसे च, प, त की ध्वनियाँ, ठीक है, ABCD। इसका जब तक इसको, इन फोनिक्स को, जैसे ABC फोनिक्स को जब तक जोड़ेगी नहीं तब तक इनका कोई अपना जो स्वतंत्र रूप से कोई भी अपना अर्थ नहीं होता, ठीक है। रूपग्राम, मॉर्फ, जो यहाँ पे मॉर्फीम कहलाता है, यह भाषा का सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है, जैसे घर, चल या शब्दों के आगे लगने वाले उपसर्ग, ठीक है। तो वाक्य विन्यास, जो सिंटैक्स है, यह उन नियमों का समूह है जिसमें बातों शब्दों को किसी क्रम से रखकर सही वाक्य बनाया जाता है। जैसे हिंदी में कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया का क्रम होता है। सबसे पहले कर्ता मान लो कोई रोहन है, कर्ता रोहन है, प्लस कर्म क्या कर रहा है, रोहन रीडिंग कर रहा है, रोहन पढ़ रहा है, ठीक है। कर्म क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, एंड क्रिया आ गई, तो कर्म क्या कर रहा है, वो बुक को पढ़ रहा है, क्रिया क्या है, पढ़ रहा है, ठीक है। और कर्म क्या है, किताब को पढ़ रहा है। तो इस तरह से क्रिया कर्म है। रोहन एक किताब पढ़ रहा है, इसमें क्या आता है, रोहन भी आ गया, कर्म भी आ गया और क्रिया भी आ गई, ठीक है। तो इस अनुसार भाषा विकास के चरण, बच्चे में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होता है, ठीक है। सबसे पहले क्विंग कहते हैं, जिसको क्विंग को कूंजना कहते हैं। जन्म से 1 से 2 महीने में बच्चों को केवल स्वर जैसी ध्वनियाँ निकालता है, रोता है, सिर्फ ज़्यादातर वो करेगा, ठीक है। फिर बलाना, फिर बैबलिंग करेगा। 6 महीने में की उम्र में बच्चा जिसके व्यंजन और स्वर मिलाकर लंबी ध्वनियाँ निकालता है, दा दा मा ऐसे करके, ठीक है। एक शब्द चरण, 1 वर्ड स्टेज, लगभग 1 साल में होने पर बच्चा पहला सार्थक शब्द बोलता है, ठीक है। 2 शब्द चरण या तार प्रेषित वाक, लगभग 18 से 24 महीने की उम्र में, 2 साल में क्या है, बच्चा शब्दों को मिलाकर छोटे वाक्य बनाने लगता है, जैसे दूध दो, पापा आओ, ऐसे धीरे धीरे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 रहा, ठीक है, जिसमें हमने थिंकिंग के बारे में सोचा, किस तरह से हमारा सोचना शुरू होता है, बच्चों में किस तरह से थिंकिंग प्रोसेस शुरू होता है, और थॉट्स हमारे जो बिहेवियर है उसको किस तरह से प्रभावित करते हैं। हम थॉट्स किस तरह से हमें देखते हैं कि हम देख पाते हैं कि कौन क्या सोचता है, वो हम उसके बिहेव से पता लगाते हैं कि किसकी क्या थिंकिंग है। सो ये वीडियो हमारा चैप्टर 8 रहेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 9 कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।